हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एनआईओएस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, लर्निंग मैथ्स एट एलिमेंट्री लेवल। एनआईओएस के अंदर से मैथ्स की पेडागोजी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। गणित अधिगम और शिक्षण की समस्याएं। जब भी हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं तो क्या उसके लिए हमारे सामने समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या भय और असफलता। बच्चों को डर होता है मैथ्स का कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ठीक है। निराशाजनक पाठ्यक्रम। तीसरा, अपर्याप्त अधिगम सामग्री। चौथा, निकृष्ट आकलन पद्धति। पांचवा, शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, शिक्षण अधिगम पद्धति और रुचि ना लेना। ये सारे के सारे पॉइंट्स ही जिम्मेदार हैं गणित अधिगम की जो समस्याएं हैं उसके लिए। ठीक है। निराशाजनक पाठ्यक्रम यानी कि बच्चों के लिए ऐसा कोई पाठ्यक्रम ही नहीं बनाया जाता जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए। राइट। अपर्याप्त अधिगम सामग्री है हमारे पास। राइट। बात करते हैं अब विद्यालय से बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ने का कार्य क्षेत्र। कहाँ कहाँ पर हम जोड़ सकते हैं इसको। बाजार में, बगीचा, वास्तविक जीवन, डिजाइन बनाना, त्योहार, खेल के मैदान वगैरह। ठीक है। यानी कि हम विद्यालय को जो है बाहर के जीवन से जोड़ सकते हैं। बाजार में गए, बच्चे से पूछा बेटा देखो 1 किलो लेना है, ये इतने रुपए के आएंगे, तो अगर हम इसके अंदर आधा किलो लेंगे तो ये कितने रुपए के बैठेंगे। राइट। तो हम इस तरीके से बच्चे को जो है बाहर भी जो है बाजार में, बगीचे में, वास्तविक जीवन में उसको मैथ्स हम सिखा सकते हैं। ठीक है। हर चीज में जो है हमें अपनी पढ़ाई को जो है उसके बाहर वाले जीवन से जोड़ना होगा, तभी उसका ज्ञान जो है बढ़ सकता है। ठीक है। तभी उसको जो है वो वाला ज्ञान जो है वो वास्तविक लगेगा कि हाँ इसका कुछ है। राइट। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अधिगमकर्ता एवं अधिगम केंद्रित विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, जो हमारी ये विधियां हैं। सबसे पहली विधि है आगमन विधि। इसमें लिए अधिगम लिखा हुआ है, इसको काट लीजिएगा। ये है आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक मेथड यानी कि एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड। परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आज इन पांचों के पांचों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड। सबसे पहला आता है आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। इस विधि में कहां से चलते हैं, उदाहरण से सूत्र की तरफ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर बच्चों को पहले संज्ञा के उदाहरण देगा और बच्चों से भी पूछेगा। जब बच्चों को समझ में आ जाएगा तब अध्यापक बताएगा कि ये सभी क्या हैं, संज्ञा थी बेटा। ठीक है बेटा। जो भी चीजें हैं वो पहले उसको उदाहरण देगा, उसके बाद उसके फॉर्मूला पे, उसके सूत्र पर लेकर जाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है निगमन विधि। इस विधि में बच्चा सूत्र से उदाहरण की ओर जाता है। ठीक है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है और अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। ये 3 टर्म्स आप अच्छे से रट लीजिएगा। कई बच्चे जो है इसके कंफ्यूज हो जाते हैं। अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट होगा किस विधि के अंदर, और आगमन विधि में इसी का अपोजिट हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगा। राइट। तो ये हमारा था निगमन विधि। निगमन विधि बिल्कुल इसके अपोजिट हो गई है। सबसे पहले क्या होगा, हम उसको क्या बताएंगे, सूत्र बताएंगे, उसके बाद उसके उदाहरण बताएंगे, जैसे हम वो करते थे a+b² उस टाइप से। राइट। तीसरी विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि एनालिटिक मेथड यानी कि विश्लेषणात्मक मेथड, विश्लेषणात्मक विधि। ये विधि जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ठीक है। ये निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर अग्रसित होती है। इस विधि में हम अज्ञात समस्या को आसान भागों में तोड़ लेते हैं। ओके। जो भी हमारा एक समस्या है, प्रॉब्लम है, हम उसको क्या करेंगे, आसान भागों में उसको तोड़ लेंगे और तब देखते हैं कि कैसे इन्हें हमें हल करके पुनः संयोजित कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। पहले तोड़ो। ठीक है। उसके बाद देखिए कि हाँ भाई हम इस वाले मेथड को, इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये थी हमारा एनालिटिक मेथड। समझ में आ गया वाला मेथड आपको। कुछ भी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अज्ञात से ज्ञात की ओर ये मेथड चलता है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने संश्लेषण विधि यानी कि सिंथेटिक मेथड। कौन सा मेथड, सिंथेटिक मेथड। ये जो है ज्ञात
छोटी छोटी सूचनाओं को एक साथ रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन को एक साथ रख दिया जिससे उस निर्धारित बिंदु पर पहुंचा जाता है जहां अज्ञात सूचनाएं समझने में आसान और सत्य हो जाती हैं। क्लियर हो गया आपको? सिंथेटिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सूचनाओं को एक साथ रखने की प्रयास करते हैं। ये इसी चीज की एक प्रक्रिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक निर्धारित बिंदु पर पहुंचा जा सकता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको? संश्लेषण विधि भी और विश्लेषण विधि भी। बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट मेथड की, प्रोजेक्ट मेथड की, यानी कि परियोजना विधि। परियोजना विधि और जो समस्या समाधान विधि है, इन सब के हमें स्टेप्स याद रखने होंगे। परियोजना विधि आपको पता ही है, प्रोजेक्ट मेथड बहुत सारे आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके सिर्फ स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप परिस्थिति प्रदान करना, दूसरा चुनाव करना, तीसरा परियोजना की योजना बनाना, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट परियोजना को कार्यान्वित करना। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना का मूल्यांकन, उसके बाद परियोजना का अभिलेख करना। ये 6 स्टेप्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट मेथड को जाकर स्कूल में करवाएंगे। ठीक है, परिस्थिति प्रदान करना, चुनाव करना हो गया आपका। नेक्स्ट आता है हमारे सामने समस्या समाधान विधि के स्टेप्स, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहला स्टेप है इसका, हम क्या करेंगे भैया, समस्या की पहचान करेंगे। ठीक है, दूसरा समस्या को परिभाषित करना, तीसरा उपयोगी सूचनाओं को एकत्रीकरण करना। ठीक है, उपयोगी जो भी हमारे लिए जो सूचनाएं होंगी हम उसको एकत्र करेंगे। नेक्स्ट अस्थायी परिकल्पना का निर्माण करना, नेक्स्ट परिकल्पना की जांच करना, और छठा भौतिक प्रतिरूपों की संरचना करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिणाम की जांच करना। क्लियर हो गया आपको? ये थे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 7 स्टेप्स। ठीक है, समस्या की पहचान करो, उसको परिभाषित करो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करो, और जो अस्थायी परिकल्पनाएं हैं उनका निर्माण करो, फिर परिकल्पना की जांच करो कि ये सही है कि नहीं है, और भौतिक प्रतिरूपों की संरचना करो। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने, इस वक्त कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 लर्निंग मॉडल। ठीक है, जो 5 E's हैं हमारे, वो क्या होते हैं? गणित शिक्षण के अधिगम केंद्रित उपागम, 5 अधिगम प्रतिमान कौन कौन से होते हैं? ये 5 एंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, इलैबोरेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है, ये है आपका 5 अधिगम प्रतिमान, यानी कि 5 E's लर्निंग मॉडल। ये पांचों के पांचों नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब मैं इनको बताऊंगी एक एक करके कि ये एंगेजमेंट में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, इलैबोरेशन में क्या होता है, और इवैल्यूएशन में क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ। हम ये करते हैं 5 अधिगम प्रतिमान को डिस्कस। सबसे पहले आता है हमारे सामने एंगेजमेंट। एंगेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? विनियोजन बोलते हैं। ठीक है, विनियोजन अवस्था। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में आपका कार्य बच्चे के पूर्व ज्ञान की पहचान करना है और अधिगम में उनकी अवधारणात्मक गलतियों को पहचानना है कि उन्होंने क्या गलती करी है। यह अवस्था बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचने की, अपनी ओर आपको जो है खींचना है उसका ध्यान। ठीक है, विषय से संबंधित बच्चों की सोच को जानने की कोशिश करना है। क्लियर है? बच्चों के अंदर जो है दिमाग में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा पैदा करता है, उन्हें उनके पूर्व ज्ञान तक पहुंच बनाता है। क्लियर हो गया आपको? एंगेजमेंट फेज में क्या क्या करना है आपको एज अ टीचर? हमें पूर्व ज्ञान की पहचान करनी है, उसकी अवधारणात्मक गलतियों को पहचानना है। क्लियर हो गया आपको? और क्या करना है? उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करने की। बच्चे तुम क्वेश्चन तो पूछो, उसके बाद तुम्हें आंसर मिलेंगे। क्लियर है? जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो तभी पूछेगा ना वो बच्चा जब उसको कुछ ना कुछ समझ में आना शुरू हुआ है। राइट? तो जो बच्चा क्लास के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो हमें उसे क्या करना है? प्रोत्साहित करना है कि वेरी गुड बेटा, तुमने और अच्छे प्रश्न पूछो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने एक्सप्लोरेशन। दूसरा ई है हमारा एक्सप्लोरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स अन्वेषण। इस चरण में बच्चों के पास किसी घटना एवं सामग्री में क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का अवसर होता है। ठीक है, इस चरण में बच्चा टीम में कार्य करता है। किस में कार्य करता है?
टीम में कार्य करता है भैया। इससे बच्चों में जो है समान अनुभवों का आधार जो है वो तैयार होता है। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को समान अनुभव होंगे, राइट। जब वो एक साथ करेगा टीम के अंदर तो हर एक बच्चे से कुछ ना कुछ वो अलग अलग भी सीखेगा, राइट। तो समझ में आ गया आपको, एक्सप्लोर करेगा, उसके अंदर अन्वेषण करेगा। समझ में आ गया, बच्चों के पास किसी घटना और सामग्री में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा इस वाले मेथड में। यही एक इंपॉर्टेंट लाइन थी। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा ई, एक्सप्लेनेशन, यानी कि स्पष्टीकरण। इसको तो स्पष्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें बच्चा अपने अमूर्त अनुभवों को पहचानने की शुरुआत करता है, ठीक है, और कक्ष में चर्चा के द्वारा अपनी अवधारणात्मक कमियों को दूर करता है। क्लियर हो गया आपको? एक्सप्लेनेशन के अंदर होता क्या है, बच्चा अपने अमूर्त जो भी उसके अनुभव होंगे उसको रखने की शुरुआत करेगा, और क्लास के अंदर जो भी चर्चा हो रही है उसके अंदर अपनी जो भी उसकी अवधारणात्मक कमियां हैं उसको वो दूर करने की कोशिश करेगा। ये वाला समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आता है हमारे सामने चौथा ई, इलैबोरेशन, यानी कि विस्तार करने का चरण। इसका मतलब क्या है, इस चरण में बच्चों के ज्ञान को नई स्थितियों में लागू करने का अवसर प्रदान करता है। समझ में आ गया आपको, जिसमें नए प्रश्नों को उठाना और अन्वेषण के लिए परिकल्पना बनाना शामिल है। क्लियर हो गया आपको? विस्तार करना, चौथे ई में क्या आएगा, विस्तार करना। लास्ट पॉइंट हमारे सामने इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। पांचवा चरण एक निदानकारी आचरण प्रक्रिया है जो आपको निष्कर्ष करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे बच्चे ने अवधारणा की समझ और ज्ञान को ग्रहण करा हो और चाहे ना करा हो। समझ में आ गया आपको? इवैल्यूएशन में क्या करना है आपको, ये पांचों ई मेरे हिसाब में तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पांचों के पांचों मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिए हैं हिंदी के अंदर। ये क्लियर हो गया आपको? पांचों के पांचों ई, सबसे पहला था हमारा एंगेजमेंट फेज, दूसरा था एक्सप्लोरेशन, तीसरा था एक्सप्लेनेशन, चौथा था इलैबोरेशन और पांचवा था हमारा इवैल्यूएशन। पांचों के पांचों आपको हो चुके हैं याद। सीधा आप क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और दो दो बार उसको याद कर लीजिएगा, तो आपको वैसे ही दिमाग में रट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पांच के पांच ई। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड मॉडल, आता है आपका आइकन डिजाइन मॉडल। कौन सा? आइकन डिजाइन मॉडल, यानी कि इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको? रचनात्मक व्याख्या, प्रतीक, अभिकल्पना, प्रतिमान, ठीक है। इस मॉडल के क्या हैं, 7 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला आता है अवलोकन। अवलोकन को बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन। प्रासंगिकरण, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश वालों के लिए कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। तीसरा आता है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, यानी कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। आता है नेक्स्ट सहयोगीकरण, इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। अनुवादन और संरचना, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अब विभिन्न अनुवादन यानी कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। सातवां आता है विभिन्न घोषणा पत्र, यानी कि मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस। तो मैंने हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी दोनों लैंग्वेजेस में आपको बता दिया है। वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जहां किसी समाधान की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले बच्चों को समस्याओं से संबंधित स्थितियों और पदों का अवलोकन करने के योग्य बनाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? अवलोकन करो, उस चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है आपका दूसरा, प्रासंगिकरण। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स आपका, जिसमें बच्चा किसी ऑब्जर्व्ड सिचुएशन को स्वयं के पूर्व ज्ञान, विचारों से संबंध स्थापित करता है। क्लियर हो गया आपको? जो भी बच्चे ने ऑब्जर्व किया है उसको क्या करेगा, वो अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ेगा, ठीक है। जो उसने पहले से विचार उसके पास हैं उससे संबंध जो है वो उसका स्थापित करेगा। क्लियर हो गया आपका, कि सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद उसका क्या करेगा, वो प्रासंगिकरण करेगा, यानी कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करेगा उसका। क्लियर हो गया? ये सारे सारे स्टेप्स आपको कि इस वाले मॉडल में क्या है। नेक्स्ट मॉडल आता है आपका कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, यानी कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता।
इसमें क्या होता है, टीचर के द्वारा बच्चों को उनके दिमागी कसरत वाले विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए उत्साहित किया जाता है। ठीक है, एक टीचर के रूप में आप उनका मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे किसी स्थिति में समस्या की व्याख्या करते हैं और कैसे समस्या का विश्लेषण करते हैं। क्लियर हो गया, ये आप करेंगे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सहयोगीकरण। सहयोगीकरण के अंदर क्या होता है, आपका समूह निर्माण करते हो आप। ठीक है, बच्चे अपनी वैकल्पिक अवधारणाओं के जो है वैकल्पिक जो उसकी अवधारणाएं हैं, गैर अवधारणाओं के बारे में स्वतंत्र रूप से चर्चा करते हैं और अपने सहयोगियों के साथ में संप्रेषण के योग्य हो जाते हैं। क्लियर है, इसमें क्या करेंगे बच्चे, ग्रुप बनाएंगे, समूह निर्माण करेंगे। ठीक है, अपनी क्या करेंगे, वो बातचीत करेंगे, संप्रेषण के माध्यम से क्या होगा, उनको और भी अच्छा जो है याद होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको ये 4 के 4 स्टेप्स जो हमने चारों के चारों भी डिस्कस करे हैं, सहयोगीकरण भी यानी कि कोलैबोरेशन आता है। नेक्स्ट आपके सामने अनुवादन और संरचना यानी कि इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होगा, आपका बच्चे अपने रचनात्मक ज्ञान का विश्लेषण करेंगे, तर्क वितर्क के द्वारा, चर्चा के द्वारा और प्रामाणिकता के द्वारा करते हैं और अपने अनुवादन का सृजन करते हैं। समझ में आ गया आपको कि बच्चे क्या करते हैं, अपने रचनात्मक ज्ञान का विश्लेषण तर्क वितर्क के द्वारा, चर्चा के द्वारा और प्रामाणिकता के द्वारा करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका विभिन्न अनुवादन। विभिन्न अनुवादन के अंदर क्या होता है आपका, यानी कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। यदि बच्चा अधिगम प्रक्रिया के दौरान लचीलापन महसूस करता है तो वो विभिन्न प्रकार से ज्ञान की व्याख्या करने के योग्य हो जाता है और समस्या समाधान की अनेक संभावित व्याख्याओं का वो निर्माण करना शुरू कर देता है आपका बच्चा। समझ में आ गया आपको। ये 6 स्टेप्स अभी तक हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको ये मैंने करा दिए हैं। एक लास्ट स्टेप बचता है बस हमारा, विभिन्न घोषणा पत्र। क्या बचता है, विभिन्न घोषणा पत्र यानी कि मल्टीपल मैनिफेस्टेशन। इसके अंदर क्या होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। बच्चा समस्या को हल करने के लिए विभिन्न व्याख्याओं को एक एक करके लागू करने की कोशिश करता है कि भैया एक एक करके लागू तो करूं उसको, और तब समस्या के अनेक हल जो है वो प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। ये हमारे 7 जो थे मॉडल थे, मॉडल के स्टेप्स थे ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, चौथा कोलैबोरेशन, 5वां इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, छठा था मल्टीपल इंटरप्रिटेशन और 7वां था हमारा मल्टीपल मैनिफेस्टेशन। सातों के सातों स्टेप्स थे आइकन डिजाइन मॉडल के। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट मैपिंग, यानी कि अवधारणा का खाका तैयार करना। क्या तैयार करना, खाका तैयार करना। बच्चों ने गणित में जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, लेकिन बच्चे हैं चीजों को इंटरलिंक नहीं कर पा रहे। मैथ्स में सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्लियर है। अब आप बोलेंगे मैथ्स में सारी चीजें एक साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, आपने उनका जो है सिलेबस भी देखा होगा। ठीक है, हर एक जो है चैप्टर वाइज जो है हर एक चीज से लेंगे, जब तक वो प्लस माइनस नहीं करेगा उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पे आएगा। राइट, हर एक चीज जो है ना इंटरलिंक है। जैसे आप शेप्स में देख लीजिए, शेप्स में भी तो ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, अब इसके अंदर हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पॉलीगन। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट मैप ऑफ पॉलीगन, ये क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि बेटा ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल भी, पैरेललोग्राम भी, रेक्टेंगल भी। जैसे जैसे बच्चों की बड़ी क्लास होती चली जाती है ना, हम उनको इन सब चीज़ों के जो है डिफरेंस बताते चलते हैं। राइट, तो दिमाग के अंदर जो है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा बच्चा, नहीं तो उसको यही लगता रहेगा यार ये 4 लाइन है, ये 5 लाइन है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को हमें इन सभी चीज़ों का जो है कॉन्सेप्ट मैप उनके दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी वो उनका जो मैथ्स के प्रति डर है वो निकल पाएगा। क्लियर है। किसी भी कॉन्सेप्ट का खाका विभिन्न तरीके से बनाकर उसको विशिष्ट अवधारणा के रूप में बनाया जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी भी कॉन्सेप्ट का हम खाका तैयार कर सकते हैं। अतः जो ये अवधारणा मानचित्र है विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए संबंधों का एक स्थूल अभिलेख जो है हमें प्रदान करता है। राइट, और ये सूचित करता है कि बच्चों के ज्ञान को कैसे संगठित और अंतः संबंधित करते हैं। समझ में आ गया आपको। कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत आसान टॉपिक था।
कोई इसके अंदर ऐसी कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपने नाम सुना होगा कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग, हमें बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट मैपिंग बिठानी है कि किस तरीके से चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक अधिगम। इसके भी भैया 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आपका अनुभव करना यानी कि एक्सपीरियंसिंग। दूसरा आता है प्रकाशन यानी कि पब्लिशिंग। तीसरा आता है आपका प्रक्रिया बनाना यानी कि प्रोसेसिंग। चौथा आता है आपका सामान्यकरण करना यानी कि जनरलाइजिंग। पांचवा लागू करना यानी कि अप्लाइंग। ये पांचों स्टेप्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये पांचों के पांचों स्टेप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, अनुभव करना यानी कि एक्सपीरियंसिंग। कोई भी क्रियाकलाप यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो है जिसमें सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्व मूल्यांकन या इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिक क्रिया शामिल होती है, ये होता है हमारा अनुभव करना। क्लियर हो गया आपको कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर स्व मूल्यांकन या फिर अंतर व्यक्तिक क्रिया शामिल हो। दूसरा आता है आपका प्रकाशन यानी कि पब्लिशिंग। जब बच्चों को एक्टिविटी का अनुभव हो जाता है तो इसके बाद अनुभव के दौरान उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कैसा महसूस किया, इस जानकारी को आपस में बांटने या प्रकाशन के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये बोलते हैं इसको पब्लिशिंग। समझ में आ गया आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के दोनों स्टेप्स कि कैसे उनको एक्सपीरियंस करना है, कैसे उनको पब्लिशिंग करवाना है। तीसरा आता है आपका प्रक्रिया बनाना यानी कि ये इस चक्र का केंद्र बिंदु है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें समूह के सदस्यों के द्वारा बांटे गए अनुभवों का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है। क्लियर हो गया आपको, प्रक्रिया बनाना यानी कि प्रोसेसिंग। चौथा आता है आपका सामान्यकरण करना। इस अवस्था में समूह में प्राप्त किए गए अनुभवों में समानता है या नहीं है, इस बारे में समूह के सदस्य जागरूक रहते हैं और इस बात पर अपना ध्यान देते हैं। समझ में आ गया आपको। अब ये हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, 5वें पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे लागू करना यानी कि अप्लाइंग। क्लियर है, ये चारों के चारों स्टेप्स आपको अच्छे से याद हो चुके हैं फ्रेंड्स। अनुभव करना यानी कि एक्सपीरियंसिंग, दूसरा आता है प्रकाशन यानी कि पब्लिशिंग, तीसरा आता है प्रक्रिया बनाना यानी कि प्रोसेसिंग। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है भैया लागू करना यानी कि अप्लाइंग। इस अंतिम अवस्था में जिस वास्तविक स्थिति में बच्चे शामिल हैं उसमें सामान्यकरण को लागू करने में अध्यापक उनकी सहायता करता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको, ये पांचों के पांचों स्टेप्स NIOS के अंदर मैथ्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें डीप में थ्योरीज दे रखी हैं, ये मैं आपको सब करवा दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।